हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे ही होंगे। अभी हम करते हैं अपना स्टार्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। देखो हमने इसमें क्या होगा, फाइनल अकाउंट्स होता क्या है, फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, ये सब हम आज ये वीडियो में करेंगे, या उसके फॉर्मेट्स भी हम सारे आज ही ख़त्म कर लेंगे। क्लियर है। अभी स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स। ये आपको पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा कि फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन इन्वॉल्व है। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट हमारा क्या बनता है यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड आता है हमारा यहाँ पे पीएनएल अकाउंट, और थर्ड इज अ बैलेंस शीट। ये तीनों मिलके क्या प्रॉपर क्या होता है, वो फाइनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। अगर हमें कोई बोल दे कि आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करो या फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हो, कोई हमसे ऐसे ही पूछ ले, तो हम कहेंगे हाँ। अगर इनमें से हमें एक ही चीज़ आती है तो हम उसको फाइनल अकाउंट्स नहीं बोलेंगे। जब तक हमें ये प्रॉपर तीनों चीज़ें नहीं आ जाती हम उसे फाइनल अकाउंट्स नहीं बोल सकते। ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्टली पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। लास्ट में जो बैलेंस शीट होगी उसका टोटल सेम आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमने तीनों अकाउंट्स बिल्कुल सही प्रिपेयर किए हैं। ओके। अभी हम स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स के मीनिंग से। देखो, फाइनल अकाउंट्स आर द समरी स्टेटमेंट्स which are prepared to show periodic performance of a business organization and its financial position at the end of such period। ये हमारा बनता है साल के एंड में। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से अकाउंट्स, जैसे बीआरएस था। बीआरएस हम क्या था, जब हमें ज़रूरत है हम तब बना लेते होते थे, बट फाइनल अकाउंट्स ऐसा नहीं है कि हमें जब ज़रूरत लगती है हम तब बनाएं। ये साल के एंड में बनना ही बनना है। देखो, एट द एंड ऑफ सच पीरियड बनना ही बनना है। हम इसको क्यों बनाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं। अब आपको पता है हमें कहीं पे पता नहीं चला कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। पता है ना, मैंने इतने सारे आपको अकाउंट्स करवा दिए, जर्नल करवा दिया, लेजर करा दिया, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बीआरएस। हमने 4-5 अपने स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स कर लिए हैं, ट्रांजेक्शन्स पास भी कर लिए, पर अभी तक हमें क्या नहीं पता चला कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। आपको पता है कि हम बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं या बिजनेस हमारा चल रहा है तो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट से। फर्स्ट अकाउंट से अभी हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, सबसे पहली बात है ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, मैं बार बार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपीट कर रही हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फाइनल अकाउंट्स। क्लियर है। आपको ये कुछ होना नहीं चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पता ही नहीं है। क्लियर है। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कहता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो फर्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो शो क्या करता है कि हमने कितने बाय करे हैं गुड्स, कितने सेल करे हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजें, कितने हमने बाय कर ली, कितने सेल कर दी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करेगा, जो हमने गुड्स से रिलेटेड हमारी जो ट्रांजेक्शन है, गुड्स हमने कितने परचेज कर लिए, कितने सेल कर लिए। अब ये तो आपको पता है, ये तो हमने जर्नल लेजर में भी हमने ट्रांजेक्शन पास की है, बट इसमें हमें प्रॉफिट और लॉस जानना है ना, तो एक बार तो हमें लिखना ही पड़ेगा कि कितने हमने परचेज कर लिए, कितने सेल कर लिए एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, मतलब एक साल के अंदर अंदर। ठीक है। अभी आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है। अच्छा, ये कब बनती है हमारी, हमारे एक लास्ट जो एंड ऑफ द ईयर है तब बनेगी। अगर हमारा स्टार्ट हो रहा है ईयर 1 अप्रैल से, तो कब बनेंगी ये 31 मार्च को। अगर शुरू हो रहा है 1 जैन को, तो हमारी ये अकाउंट्स कब बनेंगी 31 दिसंबर को। क्लियर है। अभी स्टार्ट करते हैं हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों, हमें पता तो होना चाहिए ना इसका पर्पस, इसकी नीड, क्यों ज़रूरत है इसको बनाने की। देखो इसकी ज़रूरत, क्योंकि आपको ये होगा कि इतना कुछ तो कर लिया, अभी ये भी बनाना है, तो अब देखो ये क्यों ज़रूरत है हमें बनाने के लिए। असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, क्या जानने का कि हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, कितना ग्रॉस लॉस। अभी भी आप जान रहे हो कि इसके अंदर नेट प्रॉफिट नहीं पता चल रहा, अभी ग्रॉस ही पता चला है कि कितने हमने गुड्स बेच दिए और कितने खरीद लिए। ठीक है, अभी हमें यही पता चला है। अच्छा, नेक्स्ट है इसका टू नो द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, which is direct expenses are those expenses which is related to the purchases। किससे रिलेटेड है, जो परचेज से रिलेटेड है, परचेज या सेल से रिलेटेड है, सेल्स नहीं, ओनली परचेजेस। देखो हमने गुड्स परचेज किया,
उसमें यही नहीं है कि सिर्फ एक ही खर्चा आया है। परचेज, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड और परचेजेस से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो कहाँ जाता है, हमारा ट्रेडिंग में, और उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ डेबिट होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होंगे। वो मैं आपको करके दिखाऊंगी कैसे डेबिट होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है टू मेक कंपैरिजन ऑफ स्टॉक, ताकि हम कंपैरिजन कर सके स्टॉक का। अब आपको पता है स्टॉक कौन कौन सा होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। देखो हमें नहीं पता कि कभी ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं, कभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते, यही चीज है ना। अभी इस अकाउंट में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक भी होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। ओपनिंग स्टॉक शो करेंगे डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की, और क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे हम क्रेडिट साइड पे। अभी हम इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। अच्छा, अगर हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो ज़्यादा है और क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो लास्ट में बचता है, लास्ट में वो कम बचा है, इसका मतलब क्या है, हम प्रॉपर अच्छे से सेल कर रहे हैं, हमारा जो बिजनेस है अच्छा चल रहा है, ऊपर से अंदाजा लगा लेते हैं हम। अगर हमारे पास टू मच ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, ये देखो टू मच ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या शो कर रहा है कि इनएफिशिएंसी ऑफ सेलिंग, हम अच्छे से सेल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे हमारा कुछ रह रहा है, कहीं पे प्रॉपर सेलिंग नहीं हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट है टू नो द लिमिट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग की डेबिट साइड, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे जब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे। क्लियर है? ये जाएंगे पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे। अच्छा, वो कहता है लिमिट जान ले। अब लिमिट कैसे होता है, देखो ग्रोस प्रॉफिट, अब हमारे पास मानो ग्रोस प्रॉफिट आ गया, अब सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे ना वो ग्रोस प्रॉफिट में से एडजस्ट होंगे। अब हम अगर हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकते हैं, अगर ग्रोस प्रॉफिट कम होगा तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं अब्जॉर्ब कर सकते। तो वो लिमिट जान लेते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कि कितने हम अब्जॉर्ब कर पाएंगे अगले आने वाले अकाउंट्स में, ठीक है, जो हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। अभी आपकी नीड्स मैंने बता दी हैं जो हमें मेन नीड्स होती हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं फॉर्म है ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। अभी हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट होता कैसे है। ये देखो कैसा है, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर जो भी है, यहाँ पे उसका नेम, फॉर द ईयर एंडिंग, लास्ट बनेंगे ना, लास्ट ईयर एंड में बनेगा, तो ये देखो उसकी डेट लिख देंगे 31 मार्च या 31 जैन। क्लियर है? डेबिट और क्रेडिट एक अकाउंट की तरह ही बनता है, अगर ये अकाउंट है तो अकाउंट की तरह ही बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, कुछ डेट और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। डेट का कॉलम नहीं है, ना लेजर फोलियो का है, जस्ट पर्टिकुलर्स अमाउंट। बहुत ही इजी फॉर्मेट है इसका, बस आपको एक बार देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले डेबिट साइड पे आपको दिख रही होंगी ये इतनी सारी आइटम्स है, हम इसको करने से पहले हम बाय साइड की कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आइटम्स ही आएंगी। सबसे पहले आएगा बाय सेल्स, बाय ज़रूर लिखना है वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। बाय सेल्स, क्लियर है। लेस रिटर्न इनवर्ड, अब रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, सेल्स रिटर्न होती है, मैं आपको बताऊंगी कैसे, अभी आप जस्ट फॉर्मेट लर्न कर लीजिए, मैं लास्ट में बताती हूँ। बाय सेल्स, सेल्स में से जितनी रिटर्न वापस आ गई, मतलब जो रिटर्न में आ गई हैं वापस, तो वो वापस आ गई ना हमारी सेल रिटर्न, लोगों ने हमें वापस कर दिया जो हमने सेल्स करी थी, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और नेट सेल्स दिखा देंगे। क्लियर है? और क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कहाँ पे आएगा, ये क्रेडिट साइड पे आएगा, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया क्रेडिट साइड पे। उसके बाद बाय ग्रॉस लॉस, अगर ग्रॉस लॉस आता है तो जरूरी नहीं है लिखना ही लिखना है, मैंने आपको पहले बता दिया। बीएफ मीन्स क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर इन अकाउंटिंग में, इन अकाउंटिंग टर्म्स में बीएफ मीन्स बैलेंसिंग फिगर, अगर आएगा तो ही। बैलेंसिंग फिगर देख लेंगे किस साइड आती है, ठीक है। अभी हम करते हैं यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या क्या आइटम्स आएंगी। टू ओपनिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे होगा। टू परचेजेस, अगर हमने सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करी है तो परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस करके नेट परचेजेस बाहर दिखाएंगे। क्लियर है? कैसे दिखानी है, पहले परचेजेस लिखेंगे, उसमें से लेस रिटर्न और नेट अमाउंट बाहर निकाल देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है कैरेज कार्टेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज। देखो कैरेज होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, जब हम परचेज करते हैं, कुछ भी हमने परचेज किया है, उसको ज़रूरी नहीं है हम हाथ में पकड़ के ले आए, ज़्यादा सामान है तो हम उसको हाथ में लेके कैरी नहीं कर सकते, हमें उसके लिए रिक्शा वगैरह करना ही पड़ता है, रिक्शा ऑटो, तो उसको बोलते हैं कैरेज, ठीक है। अब कैरेज ऑन परचेज, ये ध्यान रख लेना कि ये कैरेज ऑन परचेज है, इसलिए इसका खर्चा यहाँ पे आ रहा है।
ट्रेडिंग में आ रहा है। अगर ये होता कैरेज ऑन सेल्स तो हमारा कहाँ जाता, सेल्स वाले सारे खर्चे पीएनएल में जाएंगे तो पीएनएल में जाता। कैरेज इनवर्ड, ये भी ध्यान रख लेना, कैरेज ये इनवर्ड है। इनवर्ड मीन्स जो परचेज के लिए हम अंदर सामान ला रहे हैं, आउटवर्ड मीन्स होता है बाहर भेजना। तो बाहर भेजेंगे कब भेजेंगे, जब हमारी सेल होगी। तो सेल वाले खर्चे कहाँ जाते हैं, सारे पीएनएल में जाते हैं। जो जो टर्म्स आपको पता है वो मैं नहीं बताऊंगी। सैलरी, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, ये सब कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग में जाएंगे, क्योंकि वेजेस है। वेजेस अब किसको पे करते हैं, जो सामान बना रहे हैं। सैलरी किसको पे करते हैं, अच्छा ये मेरी बात सुनो, सैलरीज नहीं जाएंगी, सैलरीज नहीं जाएंगी, सैलरीज हमारी जाएंगी ये, अगर मेरी बात सुनो, अगर हमें दे रखा हो टू वेजेस एंड सैलरीज तो ये जाएंगी, पहले वेजेस हम आ गया ना तो कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग में। अगर उल्टा दे दे टू सैलरी एंड वेजेस, इसलिए यहाँ पे मैंने सैलरी इंक्लूड किया है। वैसे सिंपल सैलरीज कहाँ जाती हैं, पीएनएल में जाती है। अगर दे दें यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी तो जाएगा ट्रेडिंग में, अगर सैलरी एंड वेजेस तो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। अगर वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग में। कोल, गैस एंड वाटर, कोल, गैस एंड वाटर क्या है, जो मशीनों को चलाने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। मशीनें भी चलेंगी तभी प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो वो वाले सारे कहाँ जाएंगे खर्चे, ट्रेडिंग में। फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री के सारे रिलेटेड खर्चे भी, फैक्ट्री परचेजेस, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग के सारे खर्चे ट्रेडिंग में जाते हैं। डॉक चार्जेस कौन से होते हैं, डॉक चार्जेस होते हैं जब हम अपने गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट अगर बाय शिप कर रहे हैं तो डॉक चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फैक्ट्री लाइटिंग हो गई, फोरमैन की सैलरी हो गई, इम्पोर्ट ड्यूटी होगी, इम्पोर्ट ड्यूटी जाएगी ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट ड्यूटी जाएगी पीएनएल में। क्लियर है। आपको ये परफॉर्मा लर्न करना ही पड़ेगा, आपको एक बार देखने ही देखने है कि खर्चे, एक तरफ नजर मारनी है कि कहाँ पे कौन से खर्चे जा रहा है। अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये नहीं है कि आपको एक समय ही सारे के सारे खर्चे मिल जाएंगे, 2-4 खर्चे मिलेंगे बस, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कहाँ पे जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर, अगर ग्रोस प्रॉफिट आती है तो इस साइड आएगा, और ग्रोस लॉस होता है तो मैं आपको बता ही दिया इस साइड जाएगा। क्लियर है, ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब ये है हमारा, अब मैं आपको छोटे छोटे टर्म्स बता रही हूँ कि क्या मीनिंग था। रिटर्न, इनवर्ड सेल्स रिटर्न, इनवर्ड सेल्स रिटर्न क्यों है, इनवर्ड सेल्स रिटर्न क्यों है, ये देखो क्यों है रिटर्न इनवर्ड। देखो इनवर्ड मीन्स क्या होता है, अंदर आना, पता है आपको इतना तो, अंदर आना। सामान अंदर कब आएगा, जब हमने सेल करी होगी और वो वापस होके वापस आई है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट अगर वापस किया है तो कहाँ आएगी, अंदर की तरफ ही आएगी, इसलिए इनवर्ड मीन्स रिटर्न इनवर्ड, वापस किया हुआ सामान जब अंदर आता है तो डेट इज सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड, बाहर कब भेजते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, हमने परचेज किया था, हम वापस भेज रहे हैं, मीन्स आउटवर्ड, अपने से बाहर भेज रहे हैं, तो परचेज किया हुआ सामान वापस करना, डेट इज परचेज रिटर्न। क्लियर है। एनी एक्सपेंसेस ऑन परचेज, कोई भी एक्सपेंस परचेज पे है तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। क्लियर है। ऑफिस का रेंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड खर्चे मैंने बताए नहीं है कि वो यहाँ जाएंगे, ठीक है। ऑफिस रेंट कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। हमें अभी यहाँ पे यही जानना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या नहीं जाएगा या क्या जाएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल, ऑन सेल पे है, पता चल रहा है कि नहीं जाएगा, ठीक है, परचेज पे होता तो जाता। कैरिज ऑन सेल, ये भी सेल पे है तो ये भी नहीं जाएगा, ये देखो कैरिज ऑन परचेज यहाँ पे डाला था हमने। क्लियर है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा फॉर्मेट था। अभी हम नेक्स्ट करते हैं पीएनएल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ये है अब हमारा पीएनएल अकाउंट। याद देखो क्या होता है पीएनएल अकाउंट। द फंक्शंस ऑफ द नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, द functions of profit and loss account is to enable the trader to ascertain the net profit or net loss resulting from business transaction during a given period. प्रॉफिट एंड लॉस का मेन काम क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना, ठीक है। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारी हुई है उससे हमें क्या पता करना है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आपको पता है मेन चीज हमें यही जाननी थी कि हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है और कितना नेट लॉस हुआ है। अभी इसकी जरूरत क्यों है बनाने के लिए, पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जान सके, प्रॉफिट्स को कंपैरिजन कर सके। आपको पता ही है कि कंपैरिजन कैसे होगा, अगर हमें नेट प्रॉफिट हर साल हम इसको बना रहे हैं तो हम पिछले साल के प्रॉफिट्स को इस साल के प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉफिट हमारा ज़्यादा आया है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर हम बैक जा रहे हैं। क्लियर है। हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, अच्छा कैसे बैलेंस शीट में जो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो हमें ये हेल्पफुल है प्रिपरेशन। अगर हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं पता होगा तो हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते, तब ये एक
एक सीरीज है ना कि फर्स्टली ट्रेडिंग, सेकेंडली P&L अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। अगर हम सेकंड पे बैलेंस शीट बना देंगे तो वो कंप्लीट होगी ही नहीं, क्योंकि क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जाएगा बैलेंस शीट में। क्लियर है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग के लिए कैसे हेल्पफुल है, हमें पता चल जाएगा कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, तो इससे हमारा पता रहेगा कि हम आगे मैंने अभी बताया ना, आगे हम इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसी के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर प्लान कर सकते हैं कि हम अपना बिजनेस बढ़ाएं या बिजनेस को बंद कर दें, क्योंकि लगातार लॉसेज हो रहे हैं। अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो हम बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस को। क्लियर है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हेल्पफुल है। अभी अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट देखो कैसा है, वही जैसे हमने ट्रेडिंग में लिखा वैसे लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, क्रेडिट और डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो ग्रॉस लॉस था ट्रेडिंग अकाउंट की, ग्रॉस लॉस कहाँ था, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो ये अभी गया कहाँ पे है, P&L की डेबिट से। ऑपोजिट जाएगा, अगर ये वाली चीज है तो यहाँ जाएगी, इधर वाली साइड है तो इधर जाएगी। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस लॉस था क्रेडिट साइड पे, तो अभी यहाँ पे कहाँ पे ब्रोड डाउन हुआ है, वो डेबिट साइड पे। ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा डेबिट साइड पे, तो ब्रोड डाउन हुआ है क्रेडिट साइड पे। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट मैंने आपको बताया सारे खर्चे जो भी हमारे सेल्स से रिलेटेड है या प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी खर्चे आते हैं वो सारे P&L में जाएंगे। देखो कैसे, ऑफिस में सैलरी पे करिए, स्टाफ को सैलरी पे करिए, या कोई भी इनडायरेक्ट सैलरी पे करिए, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, P&L में। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कोई भी टैक्सेस पे किया है, रेंट पे किया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट बनने के बाद के खर्चे हैं। ठीक है, लाइक जैसे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गए। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कब करते हैं, जब प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो है नहीं प्रोडक्ट बना नहीं, हम पहले ही एडवर्टाइजमेंट करने लग गए हैं। ठीक है, कोई भी पैकिंग एक्सपेंसेस है ऑन सेल्स पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो जाती थी हमारी कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी जाएगी P&L अकाउंट में। अच्छा, उसके बाद है हमारा, अभी मैं बताती हूँ बट अभी ये बाई साइड देख लेते हैं साथ ही। इंटरेस्ट रिसीव, जो भी रिसीव वर्ड आ गया इट मीन्स वो कहाँ जाएगा, P&L की क्रेडिट साइड पे। इसमें तो कंफ्यूजन आपको होगी ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग की बाई साइड पे तो सिर्फ दो ही चीजें गई, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। जितनी भी रिसीव हमारी इनकम है, इनकम कब होगी, जब प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बिकेगा, फिर इन्वेस्ट करेंगे, तो सारी इनकम्स कहाँ पे जाएंगे, हमारी P&L की बाय साइड पे। और बाय साइड पे क्या जाएगा, बाय नेट लॉस अगर आता है तो। अगर नेट प्रॉफिट आया तो यहाँ पे आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बाकी खर्चे देखते हैं कौन कौन से थे। बैड डेट से, बैड डेट मैंने आपको बताया ये हमारा लॉस है बिजनेस का, इसलिए लॉसेस भी सारे इधर ही जाएंगे, एक्सपेंसेस भी, प्रोविजंस भी इधर जाएंगी। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमारा गया था ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे, कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, आउटवर्ड वाली चीजें कहाँ जाएंगी, इधर साइड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, बैंक चार्जेस खर्चा, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है तो इसलिए यहाँ पे जाएगा। चैरिटी मतलब कुछ भी एक्सपेंस है वो हमारा यहाँ जाएगा, लॉस है तो भी यहाँ जाएगा। नेट प्रॉफिट आता है तो इस साइड जाएगा डेबिट साइड पे, और कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। देख लेंगे दोनों चीजें एक साइड नहीं आ सकती, एक बार ही नहीं आ सकती कि नेट प्रॉफिट भी आ गया नेट लॉस भी आ गया, एक ही चीज आएगी। आप बैलेंस कर लेना कैसे आएगी, वो सम के साथ मैं आपको बता दूंगी। क्लियर है, तो नेट प्रॉफिट हमारा इस साइड आ गया। अभी है कि मैंने आपको एक टिप बता देती हूँ, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में से ही बताती आ रही हूँ कि कोई भी एक्सपेंसेस जो भी सेल पे आ रहा है वो डेबिट होगा P&L अकाउंट में। क्लियर है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट करते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट होती क्या है, पहले उसका मीनिंग जान लेते हैं। बैलेंस शीट होती क्या है, देखो बैलेंस शीट इज अ फाइनल फेज इन अकाउंटिंग साइकिल। अब क्या है, ये फाइनल फेज है। फर्स्ट फेज में ट्रेडिंग, सेकंड में P&L, थर्ड इज अ, थर्ड नहीं बोलेंगे अब क्या बोलते हैं जब लास्ट चीज रह जाती है, थर्ड एंड फाइनल। तो फाइनल फेज है ये अकाउंटिंग साइकिल का। इट इज अ मिरर विच रिफ्लेक्ट द ट्रू पोजीशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। क्या कहता है ये, क्या बताती है हमें, ये एक मिरर है। मिरर आपको पता है कभी झूठ नहीं बोलता, मैं बताती हूँ। तो मिरर कभी झूठ नहीं बोलता, उसका मतलब कहने का इन्होंने एग्जांपल क्यों लिया है कि एक ट्रू पोजीशन दिखाएगा, बिल्कुल सही पोजीशन दिखाएगी, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है हमारे बिजनेस में ऑन द पर्टिकुलर डेट या ऑन द पर्टिकुलर डे। ठीक है, क्लियर है। मिरर के एग्जांपल क्यों ली थी अभी, क्लियर है, क्योंकि वो ट्रू है, ट्रू पोजीशन बता रहा है एसेट एंड लायबिलिटीज की। चलो, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, फर्स्टली क्लियर हो गया फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। नेक्स्ट है डिस्क्लोज द सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी क्या होता है, सॉल्वेंसी होता है कि हमें चेक करना है कि हमारे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं। अगर हमारे एसेट्स, ठीक है, अगर हमारे एसेट्स ज़्यादा हैं और लायबिलिटीज कम है, इसके मतलब कि हमारी जो कंपनी है या फिर हमारा जो बिजनेस है वो सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट मीन्स हम अपने कर्जे चुका सकते हैं, हमारे पास एसेट्स इतने हैं।
अगर हमारी एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज़्यादा है, मतलब देनदारी ज़्यादा है और हमारे पास पैसा नहीं है उसको चुकाने के लिए, इसका मतलब इंसॉल्वेंट है, सॉल्वेंसी अच्छी नहीं है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर सॉल्वेंट है तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। मैंने आपको बताया कि कैपिटल कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है और अभी नेट प्रॉफिट ऐड करके हमारी नेट कैपिटल कितनी आ रही है। क्लियर है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है मेथड्स टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब मेरी बात सुनो, मेथड्स कौन कौन से हैं, परमानेंस मेथड और लिक्विडिटी मेथड। आप ये ध्यान रख लेना, मैं बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए। यही क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं आएगा कि आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करो परमानेंस मेथड से या लिक्विडिटी मेथड से। वैसे मैं बता देती हूँ दोनों का मीनिंग क्या है। परमानेंस मेथड क्या होता है, जो परमानेंट एसेट्स हैं वो पहले आएंगे या परमानेंट लाइबिलिटीज हैं वो पहले आएंगी, मीन्स फिक्स्ड वाली, ठीक है। फिक्स्ड पहले आएंगी, देन उसके बाद करंट। अच्छा, फिक्स्ड और करंट का मीनिंग आपको पता ही होगा। फिक्स्ड होती हैं जो 5-6 सालों की हो, ठीक है। करंट मीन्स सिर्फ 1 साल, विद इन अ 1 ईयर। ये हो गया मोर देन 5 ईयर्स या मोर देन 1 ईयर है तो इट मीन्स कि वो हमारी फिक्स्ड है, ठीक है। लिक्विडिटी मेथड क्या है, लिक्विडिटी मेथड हमें पता है। लिक्विडिटी मेथड है कि जब लिक्विड एसेट्स पहले आएंगे। लिक्विड एसेट्स कौन से होंगे, पहले करंट आएंगे, देन आपके पास फिक्स्ड आएंगे। क्लियर है, तो वो कौन सा होगा, हमारा लिक्विडिटी मेथड होगा। मैं बताती हूँ कैसे, जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का उसके साथ समझा देती हूँ। फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का, ये देखो, ये जो मैंने बनाया है ना, ये मैंने बनाया है परमानेंस मेथड से, क्योंकि मैंने फिक्स्ड पहले लिखे हैं, करंट बाद में लिखे हैं। लिक्विडिटी मीन्स ही क्या है कि हमारा लिक्विड फॉर्म में हमारे पास कैश कितना पड़ा है, ठीक है। तो कैश कब होगा, जब करंट होगा। करंट ईयरली पहले आएगा, मीन्स करंट चीज़ें पहले आएंगी क्योंकि वो जल्दी तब्दील हो जाती हैं, ये जल्दी फॉर्म जो कैश की फॉर्म में जल्दी हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, लाइक आप ये बोल सकते हैं। इस साइड लेंगे लाइबिलिटीज, इस साइड लेंगे एसेट्स। क्लियर है। अच्छा, कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, ये आपको दे रखी होगी सब में। नेट प्रॉफिट जो भी आया होगा उसको हम ऐड कर देंगे कैपिटल के अंदर, लेस कर देंगे जो भी ड्राइंग्स थी या फिर नेट लॉस। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आ गई उसकी नेट अमाउंट। फिक्स लाइबिलिटीज, उसके बाद क्या लिखेंगे, फिक्स लाइबिलिटीज। फिक्स लाइबिलिटी में होते हैं डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन। कोई भी हमने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है 4-5 सालों का तो वो यहाँ आएगा। बॉन्ड्स हो गए हैं वो भी आएंगे। डिबेंचर और बॉन्ड्स जो हैं ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे एज अ लोन ही होते हैं कि हमने लोन ले रखा है बाहर वाले लोगों से। करंट लाइबिलिटी कौन होगी, क्रेडिटर्स, जिससे हमने उधार पे पैसा देना है, ठीक है। बिल्स पेबल जो हम उस पर बनाते हैं, क्रेडिटर्स पे बनाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स है 1 साल का अंदर, 6 महीने या फिर 1 साल का लोन ले रखा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, छोटी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड। ऐसे ही हमारा एसेट साइड है। एसेट साइड पे पहले फिक्स एसेट्स आएंगे। फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं, जो ज़्यादा टाइम के लिए हैं, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी वैन, कोई भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स है वो हमारा फिक्स एसेट है। क्लियर है। नेक्स्ट है करंट एसेट। करंट एसेट कौन कौन से है, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक। ये आपको पता है जो जल्दी किस में हो जाएंगे, कैश की फॉर्म में हो जाएंगे। स्टॉक है, आपको पता है कि ये तो है नहीं कि 5 साल तक बिकेगा ही नहीं, बिक जाएगा वो। स्टॉक कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स भी हमें ये तो है नहीं 5 साल तक पैसा नहीं चुकाएंगे, चुका देंगे विद इन अ 1 ईयर। कैश एट बैंक, बैंक में कैश पैसा जो है आता जाता रहता है, तो करंट एसेट है वो। क्लियर है। इन दोनों का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। अगर सेम है तो हमारा सम जो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमारा ये सेम नहीं आता तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो गलत बनी है, हमारा सम गलत नहीं है। आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये जो टोटल है वो सेम नहीं आया। अगर सेम है डेट इज अ कि बिल्कुल सही है हमारा सम जो भी हमने किया है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होगी, बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगी, बैलेंस शीट के बाहर आएगी एज अ फुट नोट। क्या आएगी, एज अ फुट नोट। ये नीचे दिखानी है हमें, बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के अंदर नहीं। बता देती हूँ कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। कंटीजेंट लायबिलिटी होती है जो एक्चुअल में हमारी लायबिलिटी नहीं है, देनदारी, वो हो सकती है, अराइज हो सकती है, विच मे बी अराइज और नॉट। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट वारंटी, अब आपको पता है किसी भी प्रोडक्ट की वारंटी होती है ना। अभी वो प्रोडक्ट खराब हो गया, एक लिमिटेड टाइम की होती है, 1 ईयर की हो गई या फिर 2 ईयर्स की होगी, 5 ईयर्स की होगी। वारंटी मीन्स क्या होता है कि वो चीज़ वो सही करके दे देगा।
अभी वो सही करके दे देगा, उस बंदे की वारंटी कब अराइज होगी, जब वो प्रोडक्ट खराब होगा। क्लियर है ना। अगर वो प्रोडक्ट खराब हो गया तो अचानक उसकी लायबिलिटी अराइज हो गई, तो वो डेट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, जो बैलेंस शीट के नीचे दिखाएंगे। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट है एग्जांपल दिए, गारंटी डेट हैव अ कंपनी गिव्स टू अनदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। किसी बंदे ने गारंटी दे दी कि ये बंदा ये जो है वो चुका देगा सामान, पैसे जो है वो दे देगा, तो गारंटी दे दी उसने। अगर वो थर्ड पर्सन वो पैसे नहीं देता है तो उसका मतलब उस बंदे की अराइज होगी अब गारंटी, क्योंकि उसने गारंटी दी थी कि ये जो है टाइम पे पैसे दे देगा। तो ये सारी होती है कंटीजेंट लायबिलिटी। बच्चे ये था आपका फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक जो विदाउट एडजस्टमेंट था। ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट जो था, अभी मैं आप विद भी एडजस्टमेंट करेंगे, बट अभी इसके एक एग्जांपल कर लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।